चलिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, फिर एक बार आप सभी का वेलकम है द रिजल्ट एकेडमी के इस प्यारे से चैनल पे। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे से होंगे, मस्त होंगे। तो यूँ ही सदा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, यही दुआ है हमारी। आज का ये क्लास आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि फिर एक बार आज हम लेकर आ चुके हैं क्लास 12th बायोलॉजी के लिए 28 BBI ऑब्जेक्टिव। तो अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को शेयर नहीं किया है तो अपने हर दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी को जिस क्वेश्चन का आंसर पता होगा कमेंट बॉक्स में लगाते चलिएगा। ऐसे ये मालूम चलता है कि आपकी तैयारी कितनी है, वरना केवल वीडियो देख लेने से कुछ नहीं होता साथियों। चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्लास को बिना समय गवाए। अपना पहला नंबर क्वेश्चन के साथ कहा गया है, सुनिएगा। खुराना को नोबेल पुरस्कार क्यों मिला था? खुराना गॉट नोबेल प्राइज फॉर, बता दीजिए प्यारे साथियों कि खुराना को नोबेल पुरस्कार क्यों मिला था? तो डीएनए की खोज के लिए, आरएनए की खोज के लिए, जीन के रासायनिक संश्लेषण हेतु, या फिर डीएनए पॉलीमरेज के खोज के लिए। तो बता दीजिए खुराना जी को नोबेल पुरस्कार क्यों मिला था? तो याद रखिए साथियों, खुराना जी को नोबेल पुरस्कार इसलिए मिला था क्योंकि जीन के रासायनिक संश्लेषण के लिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अगला नंबर क्वेश्चन की ओर। कहा गया है, ब्रेड बनाने में कौन सूक्ष्मजीव प्रयुक्त होता है? विच ऑफ दी फॉलोइंग माइक्रोब इज यूज्ड इन मेकिंग ब्रेड? बताइए साथियों कि ब्रेड बनाने में कौन से सूक्ष्मजीव का प्रयोग होता है? लैक्टोबैसिलस, स्ट्रेप्टोबैसिलस, एस्परजिलस, या फिर एस सेरेवाइसी। तो याद रखिए प्यारे साथियों, ब्रेड बनाने के अंदर एस सेरेवाइसी सूक्ष्मजीव का प्रयोग करते हैं, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आप लोगों के साथियों। आगे कहा गया है, साउदर्न ब्लास्टिंग द्वारा की जाती है। विच ऑफ दी फॉलोइंग इज पॉसिबल बाउ साउदर्न ब्लास्टिंग? बताइए साउदर्न ब्लास्टिंग एक तकनीक है, इस प्रोसेस द्वारा क्या करते हैं हम लोग? आरएनए की पहचान आरएनए प्रोब द्वारा, आरएनए की पहचान डीएनए प्रोब द्वारा, प्रोटीन की पहचान नामांकित एंटीबॉडी द्वारा, या फिर डीएनए खंड की पहचान डीएनए या आरएनए प्रोब के द्वारा। सबसे पहले बात साथियों कि इसके द्वारा हम लोग डीएनए खंड की पहचान करते हैं। ठीक है, तो डीएनए खंड की पहचान करते हैं और प्रोब्स के द्वारा। तो प्रोब्स हमारे पास दो प्रकार के होते हैं, डीएनए प्रोब और एक आरएनए प्रोब, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। डीएनए खंड की पहचान डीएनए आरएनए प्रोब के द्वारा। ठीक है, चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बात कर रहे हैं। कहा गया है, द्वितीयक प्रदूषक होता है सेकेंडरी पोल्यूटेंट इज। बताइए कि इनमें से जो आपके पास चार ऑप्शन दिए हुए हैं, सी कार्बन ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, पैन और एरोसेल, इसके अंदर कौन है जो द्वितीयक प्रदूषक होगा? तो प्यारे साथियों सभी को बता दिया जाए कि द्वितीयक प्रदूषक इसके अंदर अच्छा एग्जाम्पल लिखा गया जो कि पैन, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, पैरोक्सी नाइट्राल एसिटिक नाइट्राल, ये जो है द्वितीयक प्रदूषक का अच्छा एग्जाम्पल होता है। ठीक है, चलिए अब आगे कहा गया क्वेश्चन नंबर 5, इनमें कौन तालाबीय पारिस्थितिकी तंत्र में एक से अधिक पोषण स्तर पर कार्य करता है? विच ऑफ दी फॉलोइंग इज फाउंड इन मोर देन वन ट्रॉफिक लेवल इन अ पाउंड इकोसिस्टम? बताइए इनमें से ऐसा कौन सा जीव है जो किसी पानी तंत्र के अंदर एक से अधिक पोषण स्तर पर पाया जा सकता है? कौन है? मेढक, फाइटोप्लैंक्टन, मछली, या फिर जूओप्लैंक्टन? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी के साथियों मछली हो जाएगा, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हो जाएगा। अगला, चिपको आंदोलन किसके बचाव के लिए चलाया गया था? लगाइए सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में, क्योंकि ये क्वेश्चन का आंसर सबको पता होना चाहिए कि चिपको आंदोलन किसके बचाव के लिए चलाया गया। चिपको मूवमेंट इज लॉन्च्ड फॉर प्रोटेक्शन ऑफ। तो सब जानते साथियों कि चिपको आंदोलन चलाया गया था वो वन के प्रोटेक्शन के लिए, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हम लोगों के पास। ठीक है, अब आगे बढ़ गए। अगला कहा गया, कौन कैंसर का कारण होता है? विच ऑफ दी फॉलोइंग इज कॉजेज ऑफ कैंसर? बताइए इनमें से कौन सा कारण कैंसर का? एक्टिवेशन ऑफ ऑक्टोजिन, ट्यूमर एक्सप्रेसर जीन का निष्क्रियण, या फिर प्रोटोअन्कोजीन, या फिर क और ख दोनों? इनमें से कैंसर का कारक कौन सा हो जाएगा? ऑन्कोजीन का सक्रियण होना, ट्यूमर एक्सप्रेशन जीन का निष्क्रिय होना। तो जी हाँ साथियों, बिल्कुल सही होगा। यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क और ख यहाँ पे दोनों आपका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे अगले नंबर क्वेश्चन की। अगला कहा जाता है, कैपिटल टी क्रॉस स्मॉल टी है। बता दीजिए कैपिटल टी और जब स्मॉल टी क्रॉस कराया तो इसे क्या कहते? तो जब आप लोग मेंडल के नियम के पढ़े साथी, वहाँ पे आप पता किए होंगे कि बैक क्रॉस के अंदर ऐसा होता है कि जो अप्रभावी जनक होता है उसके साथ इसका क्रॉस किया जाता है, यानी कि राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आपका बैक क्रॉस यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ जाए। अगला नंबर क्वेश्चन की कहा गया है,
बांस की प्रजाति में फूल खिलते हैं? बम्बो स्पीसीज फ्लावर। तो साथियों बांस के प्रजाति में फूल कब कब खिलते हैं? पूरे जीवन अवधि में एक बार खिलते हैं, 12 वर्ष में एक बार खिलते हैं, प्रत्येक वर्ष, या फिर 50 से 100 वर्ष में 2 बार खिलते हैं? बताइए। तो साधारण ऐसा होता है जी, जो बांस होता है बांस के पूरे जीवन काल में एक बार फूल खिलते हैं, यानी कि राइट आंसर यहाँ बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए आप सभी का साथियों। आगे कहा गया कितने प्रकार का डीएनए पॉलीमरेज यूकैरियोटिक कोशिकाओं से संबंधित है? बताइए, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डीएनए पॉलीमरेज आर एसोसिएटेड विथ यूकैरियोटिक सेल? बता दीजिएगा इनमें से कितने प्रकार का डीएनए होता है जो प्रोकैरियोटिक कोशिका से संबंधित है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, बता दिया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 5 प्रकार का डीएनए, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, जिसमें डीएनए पॉलीमरेज 1 2 3 4 5 सब आते हैं। ठीक है साथियों, चलिए अब अगला बढ़ेंगे। आगे कहा गया स्वस्थानीय संरक्षण का उदाहरण है? एग्जाम्पल ऑफ इन सीटू कंजर्वेशन इज? बता दीजिए इनमें से कौन सा एग्जाम्पल स्वस्थानीय का है? जंतु उद्यान, वनस्पति उद्यान, जीव सफारी पार्क, या फिर इनमें से सभी? तो प्यारे साथियों ये सभी जो है स्वस्थानीय का एग्जाम्पल है, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पे। अब 12 नंबर क्वेश्चन कहा गया एक पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह का मार्ग कैसा होता है? बता दीजिए कि पारितंत्र में ऊर्जा कैसे फॉलो करता है? पारितंत्र के अंदर सबसे पहली बात तो शाकाहारी सबसे पहले नहीं आता है, तो ऑप्शन नंबर ए ऐसे ही कट जाता है आपके पास। यहाँ भी शाकाहारी, ये भी कट गया। ठीक है, ऑप्शंस को एलिमिनेशन करना सीखिए। अब बचे आपके पास 2 ऑप्शन, नहीं बी और सी। अब यहाँ पे दोनों में उत्पादक पहले है, तो किसी भी पारितंत्र के अंदर ऊर्जा सबसे पहले किसके पास आती है? उत्पादक के पास आती है। अच्छी बात है। अब उत्पादक के बाद सेकेंड नंबर पे शाकाहारी आता है, तो सेकेंड नंबर में शाकाहारी किस में है? ऑप्शन नंबर डी में, यानी कि राइट आंसर यहाँ पर जाएगा ऑप्शन नंबर डी आप सभी के साथियों। आगे गया इनमें से कौन सा भाग द्विगुणित है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिप्लॉयड? बता दीजिए कि इनमें से कौन सा भाग द्विगुणित है? युग्मनज, अंड, पराग, या फिर नर युग्मक? बता दीजिए प्यारे साथियों कि कौन सा भाग है जो आपका द्विगुणित हो जाएगा। तो आपको पता है कि जाइगोट जो होता है वो डिप्लॉयड होता है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आप सभी के पास। आगे कहा जाता है मोर्गन ने ड्रोसोफिला को प्रयोग में लाया क्योंकि? मोर्गन यूज्ड ड्रोसोफिला एज एक्सपेरिमेंटल मटेरियल बिकॉज। ड्रोसोफिला का प्रयोग में क्यों लाया गया? या प्रयोगशाला में आसानी से विकसित नहीं किया जा सकता? एक बार जनन से बहुत कम संख्या में संतति मक्खियाँ पैदा करती है, जीवन चक्र बहुत छोटा होता है, या फिर इनमें अनुवांशिक विविधता नहीं पाया जाता है? तो साथियों अगर आपने इस क्वेश्चन को नहीं पढ़ा हुआ तो आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। गौर से देखिए यहाँ पर 3 आंसर आपके नेगेटिव वाली बात दे रहे हैं, और कोई भी साइंटिस्ट जब प्रयोग में लाएगा तो नेगेटिव वाले बात तो प्रयोग में क्यों लाएगा? इसने इसलिए प्रयोग लाया था क्योंकि इसका जीवन चक्र काफ़ी छोटा होता है, यहाँ पर कम समय में भी प्रयोग किया जा सकता है, जैसे मेंडल ने किया था। तो यहाँ राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब आगे कहा गया किसी आबादी का स्वरूप निर्भर करता है? पैटर्न ऑफ एनी पॉपुलेशन डिपेंड्स ऑन। बता दीजिए किसी आबादी का स्वरूप किस पर निर्भर करता है? वितरण, घनत्व, जाति, संरचना, इनमें सभी? तो बिल्कुल सही बात है, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी किसी भी आबादी का जो स्वरूप होता है इन सभी के ऊपर निर्भर करता है। अब आगे कहा गया है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किसके बुरे प्रभावों को नियंत्रित करने से संबंधित है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इज रिलेटेड टू कंट्रोल द डिलेरेशन इफेक्ट ऑफ। बता दीजिए किसके बुरे प्रभाव को रोकने के लिए इसका किया गया था प्रयोग? तो जो साथियों मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल होता है वो किसके रोकने के लिए किया गया था? कमेंट बॉक्स में लगाइए। तो किया गया था ओजोन अपक्षय को रोकने के लिए, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर। अब आगे कहा गया मानव में डैश निषेचन होता है? इन ह्यूमन डैश फर्टिलाइजेशन ऑस्यूड। कमेंट बॉक्स में लगाते चलिएगा सभी लोग जिस क्वेश्चन का आंसर पता है। तो मानव के अंदर प्यारे साथियों बता दें आप सभी को कौन सा निषेचन होता है? तो मानव के अंदर होता है आंतरिक निषेचन, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे। अगला है एक परिपक्व पुटन से अंडाणु ओवम के मोचित होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ ओवम फ्रॉम अ मैच्योर फॉलिकल इज कॉल्ड। बताइए क्या कहते हैं जब एक पुटक से अंडाणु निकलता है, क्या उसे निषेचन कहते हैं? तो आपको पता है कि निषेचन अंडाणु और शुक्राणु के मिलन की प्रक्रिया, यानी कि ये तो आंसर होगा नहीं। और साथ ही दूध स्वरण कब होता है? जब बच्चे की पैदाइश होती है उसके बाद माँ के गर्भ से निकलता है, तो यहाँ पे ये भी ऑप्शन होगा नहीं। तो बचा आपके पास 2 अंड जनन और अंडोत्सर्ग। तो बता दीजिए इन दोनों में से कौन सा आंसर यहाँ पे राइट जाएगा? देखिए अंड जनन जो है तो अंड बनने की प्रोसेस को है, लेकिन अंडाणु के मोचित होने के प्रोसेस को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं अंडोत्सर्ग। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर
ए साथी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगला कहा गया है भ्रूण और गर्भाशय के बीच संवहनी संपर्क बनाने वाली संरचना को डैश कहते हैं। द स्ट्रक्चर विच प्रोवाइड्स वस्कुलर कनेक्शन बिटवीन फोइट्स एंड यूटेरस इज कॉल्ड। बताइए कि इसे क्या कहते हैं जो भ्रूण और गर्भाशय के बीच में संपर्क बनाते हैं, इसे हम लोग क्या करते चाहते हैं, तो इसी को हम लोग कहते हैं अपरा या फिर प्लेसेंटा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हो जाएगा। अब आगे कहा गया निषेचन डैश में संपन्न होता है। फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन, बताइए जब किसी भी ह्यूमन के अंदर जब निषेचन होता है साथियों, तो निषेचन कहाँ संपन्न होता है? गर्भाशय में, डिम्बाशय नलिका में, अंडाशय में, योनि में। देखिए अंडाशय में निषेचन संभव हो नहीं सकता, योनि से तो शुरुआती होती है कहानी। तो बताइए कि इसका निषेचन कहाँ पे होता है? योनि से शुरू होती है और गर्भाशय के अंदर तो बच्चा पलता है। तो अब बच्चा कौन सा आंसर आपके पास? एक आंसर है, यानी कि डिम्बवानी नलिका फैलोपियन ट्यूब, यहीं पर जो होता है निषेचन प्यारे साथियों कंप्लीट होती है। आप हिंदी के नेम के साथ इंग्लिश नेम भी ध्यान रखते चलिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम्स के अंदर बहुत सारे वर्ड ओनली वन इंग्लिश में ही पूछे जा रहे हैं। ठीक है साथियों, तो ध्यान रखिएगा इतना। बढ़ते अगले नंबर क्वेश्चन को। कहा गया है हुगो डिवरीज ने किस पौधे पर कार्य किया? हुगो डिवरीज वर्केड ऑन विच प्लांट। बता दीजिए कि हुगो डिवरीज ने किस पौधे पर कार्य किया। एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर अभी तक आप लोगों ने अपने साथियों को शेयर नहीं किया है तो साथियों शेयर कर दीजिए। एक एक साथियों के पास ये बहुत इंपॉर्टेंट ये क्लास है, क्योंकि ये सबके लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। बताइए तो हुगो डिवरीज ने किस पौधे पर कार्य किया? तो हुगो डिवरीज जब आप पढ़िएगा क्रम विकास, तो वहाँ पर आपको पढ़ने को मिला है कि हुगो डिवरीज ने साथियों इवनिंग प्राइमरोज पौधे पर कार्य किया था। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर। ठीक है, अब आगे कहा गया है 22 नंबर क्वेश्चन। कहता है हार्डी-वेनबर्ग सिद्धांत है। हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल इज एज। बताइए हार्डी-वेनबर्ग सिद्धांत इनमें से कौन सा है? एक जीव संख्या में अलील आवृत्तियां सुस्थिर नहीं होते हैं। एक जीव संख्या में अलील आवृत्तियां और उनके लोग का सुस्थिर होते हैं जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक निरंतर रहते हैं। एक जीव संख्या में अलील आवृत्तियां और उनके लोग का सुस्थिर होते हैं जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक निरंतर नहीं रहते। तो बता दीजिए इनमें से कौन सा आंसर राइट हो जाएगा साथियों? हार्डी-वेनबर्ग सिद्धांत क्या कहता है? तो हार्डी-वेनबर्ग सिद्धांत कहता है कि एक जीव संख्या में अलील आवृत्ति और उसके लोग का सुस्थिर होते हैं जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक निरंतर रहते हैं, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हो जाएगा। अगला है अग्रपाद, अस्थिया, चमगादड़, चीता और मानव के क्या है? बोन्स ऑफ फोरेलिम्स ऑफ बैट, चीता एंड ह्यूमंस। क्या ये बताइए क्या ये आप पढ़े हैं कि ये सब क्या होता है? समजातीय अंग होता है या असमजातीय अंग होता है? क्या होता है यहाँ पे बता दिया। तो ये सभी हो जाता है प्यारे साथियों समजातीय अंग। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बात करेंगे। कहता है निमोनिया किससे होता है? लगा दीजिए कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर। निमोनिया किसके कारण होता है? निमोनिया इज कॉजेड बाय। तो बता दिए साथियों निमोनिया किसके कारण होता है? ट्रोपिन्यूमा पैलिडम, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, न्यूमोनिया वेलेसिला या फिर साल्मोनेला टाइफी। तो प्यारे साथियों इस निमोनिया होता है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी के द्वारा, यानी कि राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपके साथ। अब आगे आ जाइए, आगे बढ़ते। मूलतः जलजात रोग है, मेनली वाटर बॉर्न डिसीज। बताइए इनमें से कौन सा ऐसा डिसीज है जो जल से उत्पन्न होता है? पीलिया, मलेरिया, फाइलेरिया या फिर कैंसर। तो कौन सा रोग है सर जो जल से उत्पन्न होता है? तो यहाँ पर है पीलिया, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए जो जल से उत्पन्न होता है। अब आगे कहा गया है 26 नंबर क्वेश्चन। एड्स की पहचान सर्वप्रथम हुई, यानी कि प्यारे साथियों एड्स की पहचान सबसे पहले कहाँ हुई थी? रूस में, जर्मनी में, फ्रांस में या फिर यूएसए के अंदर। तो एड्स की पहचान सबसे पहले हुई है यूएसए के अंदर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हो जाएगी। अब आगे कहा गया है साल्मोनेला संबंधित है। साल्मोनेला इज एसोसिएटेड विथ। बता दीजिए साल्मोनेला किससे संबंधित है? टीबी, टिटेनस, पोलियो या फिर टाइफाइड से। तो आपको पता है कि साल्मोनेला के कारण टाइफाइड होता है, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हो जाएगा। अब कहता है अगला नंबर क्वेश्चन, रासायनिक दृष्टिकोण से एंटीबॉडी है, केमिकली एंटीबॉडीज आर। बताइए एंटीबॉडी क्या है? रसायन, ये कैसा रसायन है? प्रोटीन है, लिपिड है,
लिपोप्रोटीन है, नी के लिए प्रोटीन है। तो रासायनिक दृष्टिकोण साथियों एंटीबॉडी जो होता है ग्लाइकोप्रोटीन होता है, यानी कि राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब यहाँ पे ग्लाइको नहीं दिया गया, ग्लाइको भी दिया होता साथ में, तो आपका आंसर वही होता है ग्लाइको प्रोटीन। ठीक है, तो चलिए या इसी क्वेश्चन के साथ फाइनली आज हमने अपना 28 बीबी ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर लिया साथियों। अगर आप लोगों ने शेयर नहीं किया होगा तो अपने हर दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। और उम्मीद है कि ये क्लास अच्छा लगा होगा। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।